हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम कवर कर रहे थे। तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया जहां पे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है? देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन निकालना चाहूं तो मुझे ग्राफ किस तरह से आएगी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वही बताता है। अब किसका रिलेशन निकालूंगा? स्ट्रेस स्ट्रेन का। किस पे बेस्ड? तो देखो, एक मैंने क्या किया, यहाँ पे वायर कंसिडर किया है, ठीक है। वायर के नीचे मैंने लटका दिया एक मास m। ये मास एक्चुअली क्या है? लोड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ये लोड ही तो स्ट्रेस जनरेट करेगी अंदर, राइट। तो ये जो मास है ये मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, या फिर इस मास को बढ़ा ये, या फिर बहुत टाइम तक इस पे ये लोड लगा रहेगा। तो उस हिसाब से स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व कैसा बनेगा वो ये कर्व दिखा दिया है, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब मैं जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन में क्या चेंज आ रही है। तो ये कुछ स्टेप्स में होते हैं। तो पहले इस स्टेप्स को समझते हैं कि पहले देखो, पहले कुछ एक पॉइंट तक क्या होगा कि स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन क्या होगा, वो इक्वली बढ़ता जाएगा। मतलब स्ट्रेस हो जाएगी, स्ट्रेस जो होगी वो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना मैं स्ट्रेस दूंगा उतने के आसपास ये स्ट्रेन होता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉलो कर रहा है किसको? ये फॉलो कर रहा है हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ हमें पता है दैट फॉर विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये हम जानते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करिए, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका राइज हो रहा है वैसे वैसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन जैसी पहले ये इसकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखो, कुछ एक पॉइंट आती है जहां के बाद, जिस पॉइंट के बाद भले मैं स्ट्रेस कितना भी बढ़ा दूं, बट ये स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी। स्ट्रेस मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेस के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हुक्स लॉ अब फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ का कंडीशन भी अगर आप जानते हो, अगर मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हुक्स लॉ कब वैलिड है, जब डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल है, राइट। फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट, तब हुक्स लॉ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, या फिर वैलिड रहता है हुक्स लॉ। अब आगे देखते हैं कि हुक्स लॉ की ये लिमिट को पार कर जा रहा है, मतलब अब हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट बोलते हैं और बोलते हैं क्या? यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है, मतलब जितना मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं उतनी उसमें स्ट्रेन आ रही थी, यहां इलास्टिक लिमिट तक हो रहा है। बट अगर आप कर्व देखोगे तो अब यहां से ये नीचे की ओर जाने लगी। मतलब क्या? स्ट्रेस में बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसने अपनी इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी वाली जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खो दी है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि जब हम नए नए वो रबर वाली पैंट पहनते थे ना, राइट, शॉर्ट्स जो होती है जिसमें इलास्टिक लगी होती है, तो उसको काफी दिन तक पहनने के बाद क्या होती थी, वो लूज होने लगती थी इलास्टिक। तो फिर हम क्या करते थे, जाके या तो नए इलास्टिक लगाते थे या फिर नई शॉर्ट्स लेते थे, राइट। तो वो इलास्टिक की जो चीजें हैं, जैसे कि कोई भी है, तो उसमें जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा उतनी ज्यादा नए, जब शुरू में जब नहीं रहती तो उसमें बहुत ज्यादा उतने प्रोपोर्शनली स्ट्रेन रहता है, राइट, कि वापस करो तो फिर से वो जुड़ जाएगी। मतलब उसकी इलास्टिक टेंडेंसी बहुत अच्छी रहती है, राइट। अब क्या होता है, उससे ज्यादा स्ट्रेस देते रहे या फिर बहुत दिन तक स्ट्रेस देते रहे तो उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगा, वो जो अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन हो रही थी तो वो पूरी अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या होती है, बहुत दिन पहनने के बाद वो
लूज हो जाती है ना। तो दैट्स द रीजन इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही क्या हो जाएगी, उसकी इलास्टिक टेंडेंसी कम होने लगती है, ठीक है, कम होने लगती है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट। फिर क्या होता है, फिर आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेन अब वैरी कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब हुक्स लॉ यहां पे भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट आती है, ये एक पॉइंट आती है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की। अगर मैक्सिमम मैं वैल्यू दे दूं स्ट्रेस की तो वहां पे स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम होगा। यहां पे सॉरी, स्ट्रेस की कोई भी एक वैल्यू पे नॉट पॉसिबल है कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, बट मैं क्या करूं, मैं धीरे धीरे स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहा हूं ना, तो अब जो स्ट्रेन है वो यहां पे मैक्सिमम आ जा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन आ जा रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओ तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो यहां से उस ऑब्जेक्ट की प्लास्टिक रेंज स्टार्ट होती है या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या था, देखो ये यहां से अगर यहां तक मैं देखूं इस जगह तक इलास्टिक लिमिट तक, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, इलास्टिक बिहेवियर, बिहेवियर किसकी, ऑफ सॉलिड। अब यहां से शुरू होती है इसकी प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब अब ये अपनी शेप और साइज को दोबारा से रीगेन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जहां पे स्ट्रेन हो जाती है मैक्सिमम, उस पॉइंट से क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट होता है। मतलब भले ही आप स्ट्रेस लगाओ बट आपको जो स्ट्रेन मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, और जैसे ही आप लोड रिमूव करोगे, अगर मैं यहाँ पे लोड लगाया हूं, अगर मैं लोड रिमूव कर दूं तो इसकी जो इलांगेशन है वो मेंटेन रह जाएगी। मतलब अगर जो भी लोड की वजह से जो भी इलांगेशन हुई होगी उतनी ही रह जाएगी, राइट, या फिर थोड़ी सी जाएगी, राइट। मतलब ये पूरी पूरी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी। दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। फिर भी आप बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस 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 बढ़ाते जा रहा हूं, तो एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं क्या, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। सो फ्रैक्चर का मतलब ही आप समझ रहे हो कि टूट जाना, है ना। सो फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट में जाके फाइनली एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। डिफॉर्म्ड हो जाने का मतलब कि अब उसमें स्ट्रेस लगाओगे, मतलब अब टूट गई है वो रबर की, अगर मैं बात करूं किसी भी रबर बैंड की, तो स्ट्रेस लगा से जाते जब वो टूट जाती है, तो दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इलास्टिक जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी थी वो पूरी की पूरी चली गई। सो हियर इज द फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे वो ऑब्जेक्ट टूट जा रही है। अगर मैं लोड बढ़ाते जाऊं तो ऑब्वियसली वायर टूट जाएगी, राइट, ठीक है। अब देखो यहां पे जो इलास्टिक लिमिट तक का जो मैंने बताया कि यहां पे इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस जो हो जाएगी वो क्या देगी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन देगा, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो कहीं पे भी अगर आप नॉट ओनली दिस स्ट्रेट लाइन, कहीं पे भी अगर आप वो निकालो, दैट इज द स्लोप निकालो ऑफ दिस कर्व, वो आपको क्या देगा, यंग्स मॉडुलस। समझ में आ रही है बात। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अगर हम करें बेस्ड ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर उसकी इलास्टिक टेंडेंसी के बेसिस पे, तो हम मटेरियल्स को तीन फॉर्म में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज द डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स एंड इलास्टोमर्स। अब ये डक्टाइल मटेरियल्स क्या होती है, देखो डक्टाइल मटेरियल्स की प्लास्टिक रेंज जो होती है बहुत ज्यादा रहती है। प्लास्टिक रेंज का क्या मतलब होता है, देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन होती है, इलास्टिक लिमिट पे जाके फिर कुछ ऐसा ये डिफॉर्मेशन होता है। तो ये जो अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करूं तो ये जो प्लास्टिक रेंज है ये बहुत ज्यादा रहता है, राइट। डक्टाइल मटेरियल्स की मतलब जो डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लास्टिक रेंज का मतलब क्या होता है, जहां से डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होना जो जहां से स्टार्ट होता है, वो जो रेंज है कि जहां पे जाके वो टूटेगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है मतलब एक जगह पे वो टूट रही है, दैट इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट से लेके जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने वाली पॉइंट है, ये रेंज जो है काफी बड़ी रहती है। मतलब क्या, ये
इलोंगेट होते जाएगी। अगर आप कोई वायर पे स्ट्रेस लगा रहे हो तो धीरे धीरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मेंटेन कर रही है, लेकिन अगर वो डक्टाइल मटेरियल है तो उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली जो रेंज है मतलब वो लंबी होते जाएगी। इसीलिए हम कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, दीज टाइप ऑफ मटेरियल जो कि डक्टाइल है, इससे हम वायर्स को बनाते हैं। वायर्स क्योंकि हमें वो लंबी वायर जैसी चाहिए, राइट, इलोंगेशन उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बात हुई डक्टाइल मटेरियल्स की। अब बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स क्या है, जिसकी प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रहती है, बहुत ही छोटी, मतलब थोड़ा सा अगर इलास्टिक रेंज से उसके बाहर जाए जहां से उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है तो ये रेंज ही कम है। तो मतलब ब्रिटल मटेरियल्स के अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं तो वो कुछ इसी तरह से आएगी, मतलब यहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और यहीं पे फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, तो इतनी सी ही रेंज आती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास हो गए, सेरेमिक्स हो गई, कास्ट आयरन हो गए। ग्लास मतलब कांच के ग्लासेस आप देखे होंगे, सेरेमिक्स जो बेसिंग्स वगैरह रहती है, तो इसमें आप क्या देखते हो, इसको आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस दोगे तो ये टूट जाती है ना, है तो सॉलिड है, इसमें भी इलास्टिक टेंडेंसी होनी चाहिए, ऑब्वियसली कुछ इलास्टिक टेंडेंसी रहती है, बट जैसे ही वो उसकी लिमिट, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करती है, वो उसकी प्लास्टिक रेंज जो है वो बहुत छोटी होती है। इसका मतलब जैसे ही परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ वैसे ही उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। समझ रहे हो बात को। बात करते हैं इलास्टोमर्स की। अब इलास्टोमर्स क्या है, दीज मटेरियल्स कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू ए लार्जर वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज ऑब्वियसली नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब थोड़े से स्ट्रेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेन देती है, इसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होती है, जहां तक ये वापस अपने शेप और साइज को रीगेन कर सकती है ना, तो वही अगर ज्यादा है। और क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है स्टार्टिंग से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो इसकी इलास्टिक लिमिट ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रेन होगी, राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइट, रबर वगैरह होगी इसके एग्जाम्पल, इलास्टोमर्स के। समझ में आ गई, 3 टाइप के मटेरियल, डक्टाइल, ब्रिटल एंड इलास्टोमर्स। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि ये ग्लास वाली, कि क्यों ग्लास टूट जाती है, राइट, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इन्हीं से क्यों वायर बनते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है, देखो ये एक रेशियो है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो ये कहता है कि लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, और जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों के बीच का रेशियो जो है उसे कहते हैं क्या, Poisson's ratio. So within the elastic limit, the ratio between the lateral strain and the linear strain is constant, and this is called as Poisson's ratio. मतलब ये कांस्टेंट होती है। अब देखो, इसको समझने से पहले हम एक फैक्ट को पहले समझते हैं कि जब भी ये जो हमने अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये स्टार्ट कैसे हो, इसको अगर फिजिकली विजुअलाइज करो तो कैसे होगी कि सपोज हमारे पास एक वायर है या फिर कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ से स्ट्रेस लगा रहा हूं, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं और अंदर में एक इंटरनल स्ट्रेस ये जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इसके वजह से इसमें स्ट्रेन क्या आती है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो पहले तो कुछ ये इलांगेशन होगी, फिर छोड़ दूंगा तो फिर ये वापस अपना शेप रीगेन करेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है या फिर इलास्टिक लिमिट के ही अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन हमें मिल रहा है वो किस तरह से मिलेगा, एक तो ये लंबी हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ लंबी हो रही है, नहीं, इसके बीच में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, राइट। बीच में क्या होती है, इसकी डायमीटर जो है या फिर ये पतली होती है, तभी तो एक पॉइंट आता है जहां पे बीच से ये टूट जाती है, राइट, बीच से ये टूट जाती है। तो जब भी आप रबर बैंड को खींचते हो तो क्या वो एक साइड से टूटती है, कभी नहीं, बीच से टूटती है। क्यों? क्योंकि उसकी धीरे धीरे डायमीटर जो है वो छोटी होते जाती है एंड बहुत छोटी होने के बाद वो टूट जाती है। मतलब क्या हो रहा है
कि अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं तो ना ही सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मुझे मिल रहा है बल्कि एक लैटरल स्ट्रेन भी मुझे मिल रहा है, मतलब इसकी जो डायमीटर है वो भी क्या हो रही है, घटते जा रही है। तो इस वायर की मदद से अगर मैं समझाऊं आपको कि अगर इसकी लेंथ थी L, ठीक है, और अभी स्ट्रेस देने के बाद इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल्टा L, ठीक है, लेकिन इसकी डायमीटर थी अगर D, तो अब क्या हो रही है, डायमीटर इसकी घट के हो जा रही है, डेल्टा D से घट गई, मतलब अभी इसकी डायमीटर क्या होगी, D माइनस डेल्टा D, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से लंबी हो रही है एंड लैटरल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैटरल स्ट्रेन होगा उसके वजह से इसकी डायमीटर छोटी हो रही है, और इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो लैटरल स्ट्रेन कितनी आ गई, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ओके, दिस इज सिग्मा। और लैटरल स्ट्रेन कितनी आ रही है, देखो डेल्टा डी बाई डी, राइट, डेल्टा डी से छोटी हुई है तो डेल्टा डी बाई डी ये हम लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या हो, घट रही है तो एक हम नेगेटिव साइन लेंगे, दैट इज डेल्टा डी बाई डी, ये क्या हुआ, लैटरल स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन क्या हुआ, L बाई डेल्टा L, सॉरी डेल्टा L बाई L, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। इसको थोड़ा और सजा के लिखते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, ओके, सो माइनस L बाई डेल्टा D इंटू डेल्टा L D, ठीक है। सो हम और इसे सिंपली लिख सकते हैं माइनस L बाई डी डेल्टा D बाई डेल्टा L। यहाँ पे डेल्टा D क्या है, चेंज इन डायमीटर, डेल्टा E क्या है, L क्या है, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पॉइजन्स रेशियो फॉर थ्योरेटिकल यूज हम एक वैल्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज फॉर थ्योरेटिकल यूज के लिए वो क्या होती है, -1 से 0.5 तक होती है, क्या होती है, -1 से 0.5 तक, और प्रैक्टिकल यूज के लिए उसे हम कंसीडर करते हैं 0 to 0.5 तक, ठीक है। सो दिस इज थ्योरेटिकल, फॉर थ्योरेटिकल यूज, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम बहुत चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, और प्रैक्टिकल में हमें वो कंसीडर करना पड़ता है जो भी चीजें हम नेग्लेक्ट किए, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कह रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट, और ग्रेविटी के वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि और हम क्या कंसिडर करते थे कि वो अर्थ सरफेस के पास ही है जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यूज चेंज होते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो के बारे में, राइट। तो इनके बीच में ये चार इक्वेशन जो आपको दिख रहे, चार रिलेशन जो दिख रहे, ये किस किस के बीच में रिलेशन है, कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा यानी कि पॉइजन्स रेशियो के बीच का रिलेशन है। जैसे कि बी, पहला इक्वेशन जो हमारे पास है, बी इक्वल्स टू वाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने नहीं किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो इक्वेशंस है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जेई में इस चैप्टर से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, बट फिर भी इस फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, आपको फोर्थ वाला इक्वेशन जो दिख रहा है, दैट इज 9 बाई वाई प्लस इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 3 बाई जी, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन है, ये देखो सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इक्वेशन हो जा रहा है, ठीक है। y क्या है, यंग्स मॉडुलस, b क्या है, बल्क मॉडुलस, g है शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो y क्या है, यंग्स मॉडुलस, YOUNGs, यंग्स मॉड्यूलस, राइट। b क्या है, बल्क मॉड्यूलस, जी और ईटा कहीं कहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है, शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। अब और एक क्या है, सिग्मा है हमारे पास, दैट इज द पॉइजन्स रेशियो, ठीक है।
चलो ओके, समझ में आ गई। ये एक इक्वेशन, ये फोर्थ वाली जो इक्वेशन है, ये किस किस के बीच में, सारे जो तीनों यंग्स, बल्क एंड शेयर, इनके बीच का रिलेशन है। और थर्ड का क्या कह रहा है, देखो सिग्मा इक्वल्स टू 3b माइनस 2g। अच्छा, कहीं कहीं पे g की जगह ईटा लिखा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बाई 2g प्लस 6b एंड g इक्वल्स टू y बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, राइट, सिग्मा यानी कि पॉजर्स रेशियो। तो अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे, जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वायर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लेकिन मैं एक सॉलिड के केस में बता रहा हूं कि कैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर एक सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। सपोज करता हूं कि ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, यही हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी, राइट, कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। और अगर ये सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस में हम क्या अंतर जानते थे कि अगर ये सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली बाउंड है, क्लोजली कंबाइंड है। बट अगर लिक्विड है तो उतनी क्लोजली नहीं है, गैस है तो बिल्कुल फ्रीली है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कोई भी दो पार्टिकल या फिर ईच एंड एवरी पार्टिकल के आपस में एक इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, ठीक है, जिसके वजह से कोई इंटर एटॉमिक या फिर कोई भी फोर्सेस लगी है दोनों ही पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में, जो इसे एक साथ जोड़े रख रही है, राइट। एंड हेंस इस तरह से बहुत सारे फॉर्म होते होते एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, सपोज कर रहे हैं कि मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मतलब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, अब इसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस एक इंड्यूस हो रहा है, राइट, या फिर इंड्यूस तो नहीं बोलेंगे, मतलब स्ट्रेस एक जनरेट होता है जो कि इंटरनली है, राइट। तो एक्चुअल में ये फोर्स, इसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या चाह रही है, वो आपस में बंधे रहना चाह रही है, राइट। लेकिन हम बाहर से क्या कर रहे हैं, उस पे फोर्स लगा रहे, तो और फिर रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं तो इलोंगेशन हो रही है, या तो लेंथ में हो रही है या फिर वॉल्यूम में हो रही है, इलोंगेशन हो या फिर उसकी शेप एंड साइज चेंज हो रही है, राइट। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन हम कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही है बात, मतलब कितनी अंदर तक जाके हमें सोचना पड़ रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी आ कहां से रही है, ठीक है। तो इनके इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट में जो हम वर्क डन कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखते कैसे है, E इक्वल्स टू, दैट इज द नॉट E, इसे कंसिडर करते U से, राइट। So U equals to 1/2 stress into strain, ठीक है, into Y। Y क्या है यहाँ पे, सॉरी नॉट Y, दिस इज V। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होती है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, ये होती है यंग्स मॉडुलस। सो अगर मैं स्ट्रेस को लिखूं तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन मैं करूंगा, सो यंग्स मॉडुलस y इनटू स्ट्रेन एंड एक और स्ट्रेन है, और साथ में क्या है, वॉल्यूम V, ठीक है। सो हाफ y स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y स्ट्रेन स्क्वायर V 1/2, ठीक है। ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ
वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम होती है V, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा, अगर वायर की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा L/L। ठीक है, वायर के केस में U क्या होगा? हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल, और स्ट्रेन क्या हो जाएगी? डेल्टा L/L। ठीक है, और वॉल्यूम V। ठीक है, अब देखो डेल्टा LV/L। समझ में आ गई बात? अब इसी इक्वेशन को अगर मैं फोर्स यानी कि जो लोड है उसके टर्म्स में लिखूं, मैं वही पुराना केस कंसीडर किया हूं जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में लिया था कि एक वायर को एक मास से लटकाया गया है, एक वायर भी लटकाया गया है, उसके नीचे एक मास लगाई गई है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स के टर्म्स में देखूं तो फोर्स यानी कि लोड, उसके टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? यंग्स मॉडुलस क्या होती है? यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस को हम डिफाइन कर सकते फोर्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगी क्या? स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या हो जाएगी? डेल्टा L/L। ठीक है, डेल्टा L/L ये आ जाएगी स्ट्रेन, एंड दिस इज डेल्टा LV/L। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बारी आती है, अगर हम बात करते हैं, ये स्ट्रेन की स्क्वायर है, सॉरी स्ट्रेन की स्क्वायर है, यहां पे तो स्ट्रेन स्क्वायर है ना। अब देखो क्या बारी आती है, ये V बाहर आएगा, राइट, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेन की स्क्वायर है। ओके, तो अब अगर मैं इसको फोर्स को थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, दैट इज हाफ फोर्स इनटू यहां से एक डेल्टा L कैंसिल आउट हो जा रहा है, राइट, डेल्टा L यहां से कैंसिल आउट होगा और ये डेल्टा L कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहां पे एक डेल्टा L बचेगा। ठीक है, और क्या बच रहा है यहाँ पे? A और बाई L, तो एक L और एक L यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक ही L बच रहा है। ठीक है, साथ में क्या है? V है। तो इस तरह से आया हमारे पास। अब देखो 1/2 फोर्स डॉट डेल्टा L, और ये A डॉट L क्या है? एरिया इनटू जो इलोंगेशन है, जो लेंथ है, वो क्या हमें बताएगी? वॉल्यूम बताएगी, राइट। तो ये वॉल्यूम A डॉट L भी वॉल्यूम है और यहां पे भी एक वॉल्यूम है, सो ये भी कैंसिल आउट होगा। तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा? हाफ U इक्वल्स टू हाफ फोर्स इंटू डेल्टा L, और जिसे हम लोड भी कहते हैं। तो ये फोर्स इंटू डेल्टा L हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ लोड इंटू इलोंगेशन, है ना, वायर है तो इलोंगेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात कि कैसे यहां पे हमने इसे डिराइव किया है। देखो यंग्स मॉडुलस जो होती है दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हम जानते हैं, तो स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा L/L। तो यही हमने पुट किया है, राइट। और यहाँ पे एक डेल्टा L/L की स्क्वायर थी, तो एक डेल्टा L/L और यहाँ पे एक कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा दैट इज F डॉट डेल्टा L बाई A डॉट L। अब A डॉट L जो है वो क्या है? वॉल्यूम है, तो उस ये पूरा टर्म और ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? हाफ F डॉट डेल्टा L, दैट इज हाफ लोड इनटू इलोंगेशन। ये क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। सो अगला टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। थर्मल स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? थर्मल वर्ड का ही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो देखते हैं थर्मल स्ट्रेस होती क्या है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को हीट करूं, ठीक है, उसकी टेम्परेचर, अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं, तो उसकी लेंथ या फिर उसके शेप और साइज में क्या चेंज आएगी, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन जो कि हम क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम हीट करते हैं, उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी मॉलिक्यूल्स जो होती है इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो उसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ने का मतलब ही होता है कि इलोंगेशन होना, राइट। तो स्पेस बढ़ने का मतलब होता है क्या? इलोंगेशन होना। और जब उसकी टेम्परेचर को हम घटाते हैं तो फिर वापस से वो अपने शेप में आती है या फिर अपने शेप से और ज्यादा वो श्रिंक होती है ना। इसीलिए तो लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो फ्रीज हो जाती है, राइट। और जैसे उसे गर्म करते हैं, वो क्या होती है?
वाटर वेपर बन जाती है, राइट। तो ये तो था लिक्विड का केस में, लेकिन अगर मैं सॉलिड के केस में बात करूं तो होती है ना बहुत बार कि आप देखे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स के बीच में वो गैप, दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में ना गैप रखी जाती है। क्यों गैप रखी जाती है? क्योंकि हमें पता है कि जब समर का टाइम आएगा, जब सूरज बहुत तेज होगी, तब क्या होगी, वो हीट होगी, उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो वो सॉलिड है, तो इसमें क्या होगी, एक इलोंगेशन आ जाएगी। तो अगर मैं गैप नहीं रखूंगा दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में, और फिर अगर इलोंगेशन आई तो एक ये डिफॉर्म हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो इससे क्या हो सकती है, जो रेल है वो क्या है, डिरेल हो सकती है। मतलब जो ट्रेन वगैरह है जो चल रही है वो ऑब्वियसली ट्रैक अगर थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ हुआ तो वो डीरेल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा गैप रखा जाता है कि अगर इस पे हीट पड़ भी जाए, मतलब इसकी टेम्परेचर बढ़ भी जाए, तो इसकी जो इलोंगेशन है उसके लिए मैंने इतना गैप रखा है कि तुम भैया यहां तक बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बात है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो उसकी इलोंगेशन होती है या फिर उसकी शेप और साइज चेंज होती है, एक्सपैंड होती है वो, और जब उसे हम उसकी टेम्परेचर को घटाते हैं तो वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसमें अब स्ट्रेस की बात कहां से आ रही, थर्मल स्ट्रेस की बात कहां से आ रही, देखो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लिया हूं और इसके दोनों तरफ मैं ऐसे गार्ड लगा दिया हूं, इसको दोनों तरफ से पैक कर दिया गया है, ठीक है, दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल से मैंने क्या किया, इसे पैक कर दिया। अब क्या होगी इसमें, मैं स्ट्रेस इसकी मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, सपोज इसकी टेम्परेचर है T, अब मैं इसकी टेम्परेचर को डेल्टा T से बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये क्या चाहेगी, इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि मैं इलोंगेट होना चाहता हूं, राइट, क्योंकि मेरी टेम्परेचर बढ़ रही है, मेरे मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाना चाह रहे हैं मेरे से, ठीक है, तो ऑब्वियसली इलोंगेशन चाहेगी। बट मैंने क्या किया, रोक के रखा है, गार्ड कर दिया गया, तो इसके अंदर एक क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। इसी स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो देखते हैं एक बार, इफ द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर इज प्रिवेंटेड, सम स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड in the body. Such stresses are called thermal stress and their corresponding strains are called thermal strain. तो इसका मतलब थर्मल स्ट्रेन का मतलब क्या हो रहा है कि थर्मल स्ट्रेन मतलब अगर मैं ये हटा दूं, ये जो भी मैं गार्ड लगा के रखा हूं, ये गार्ड अगर मैं हटा दूं तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली अगर ये पहले L थी तो वो लेंथ क्या चेंज होकर डेल्टा L से वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं गार्ड हटा दूं तो इतना स्ट्रेन इसमें आएगा, दैट इज डेल्टा L बाई L। तो डेल्टा L जो लेंथ में चेंज आएगी उससे हम कैसे लिखते हैं, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, L अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा L तो चेंज इन लेंथ आपको पता चल रहा है, L क्या है, ओरिजिनल लेंथ। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी हम लिख सकते हैं। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे अच्छे से, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में या फिर अल्फा के बारे में, जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े, इसका अगला ही चैप्टर होने वाला है क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज। फिर हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, राइट। तो जहां पे हम सॉलिड नहीं, जहां पे लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रही है, अल्फा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये हो रही है। और ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अब देखो इसमें जो फोर्स हमने लगाया है, राइट, जो फोर्स इसमें जनरेट हो रही है वो फोर्स कितनी होगी, अच्छा थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स कितनी होती है, ये मैं आपको बता देता हूं, दैट इज y इंटू ए इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, y इंटू ए इंटू अल्फा डेल्टा टी। सो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि y क्या है, अगेन y है यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
एफ डॉट ए डॉट वाई डॉट अल्फा डेल्टा टी बाई ए विल कैंसिल आउट। जो थर्मल स्ट्रेस हमारे पास होगा वो क्या होगा, एफ वाई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, सॉरी यहां पे एफ क्यों होगा, यहां पे तो सिर्फ वाई रहेगा ना। ओके, वाई अल्फा डेल्टा टी, ये क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेस हो गया इतना। एक और इंटरेस्टिंग सी बात, जब थर्मल स्ट्रेस पढ़ ही रहे तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मतलब ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, जैसे ही उसकी टेम्परेचर बढ़ाई जाती है वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पीसीज जो है वो बढ़ने लगती है, इसी वजह से वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। लेकिन और उसकी साथ साथ उसकी क्या होती है, डेंसिटी भी कम होते जाती है। मतलब जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहूंगा तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम होते जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि अगर एक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं गैस का, इससे हमारे लाइक एक बहुत ही जो हम एसी एयर कंडीशनर लगाते हैं या फिर रूम हीटर लगाते हैं, उसका हमें समझ आएगा कि रूम हीटर को नीचे लगाया जाता है और एयर कंडीशनर को हमेशा ऊपर लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूम हीटर क्या प्रोड्यूस करती है, वो गर्म हवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो आसपास के एयर को हीट करती है। तो आसपास के एयर को हीट होने की वजह से वो क्या होती है, उसके एक पर्टिकुलर गैस वॉल्यूम के बीच का अगर मॉलिक्यूल्स का हम देखें सेपरेशन, तो वो और बढ़ जाती है। तो बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी होगी कम। अब जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तो ऊपर आएगी, राइट। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तो ऊपर आएगी। इसीलिए गैस जो है वहां पे हीटेड जो गैस रहती है, हीटेड एयर जो रहती है, वो क्या होती है, ऊपर की ओर आती है, पूरे रूम में फैल जाती है। दैट्स हाउ वी गेट हीटेड, मतलब अपना रूम हीट कर लेते हैं। और वहीं अगर एयर कंडीशनर की बात करूं तो एयर कंडीशनर क्या करती है, आसपास के एयर को कूल करती है। कूल होने की वजह से क्या हो जाते हैं, उसके इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ जाते हैं। पास पास आने से उनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो नीचे आती है, राइट। तो ऊपर से नीचे आए, अब अगर मैं एयर कंडीशनर नीचे ही लगा के रख दूं तो ऊपर वो आएगी ही नहीं, तो सिर्फ नीचे का फ्लोर ही ठंडा होगा, राइट। तो ये थर्मल स्ट्रेस या फिर थर्मल अगर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वैसे इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, ये जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ा, इसका एप्लीकेशन इन रियल लाइफ हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो देखो, मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, मेटेलिक पार्ट्स मतलब वो भी सॉलिड्स ही है, राइट, इज नेवर सब्जेक्ट टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जैसे कोई भी अगर मशीनरीज आप देखो, कोई भी बाइक्स देखो, कार्स देखो, तो उसके जो मटेरियल है उसकी एक सर्टेन एक इलास्टिक लिमिट है, राइट। इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर उस पर हम लोड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन या फिर प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगी, राइट। तो इसीलिए कोई भी मटेरियल, जैसे कि आप अगर आप कार की सीट्स जो रहती है ना, या फिर कार की जो बैक रेस्ट, क्या कहते हैं, बाइक्स के जो बैक रेस्ट रहती है, कार की जो सीट्स रहती है, या फिर बहुत सारे अगर आप देखे होंगे जो वैगन्स टाइप के कार्स होते हैं, उसमें भी लोड लिमिट लिखा जाता है ना। बस वगैरह में भी लोड लिमिट लिखा जाता है कि इतने केजीज के वजन से आप ऊपर कैरी नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो सो दैट माइट भी इसकी इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाएगी और वो टूट सकती है, राइट। तो इसीलिए हर एक मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरी हो, चाहे कोई भी मशीन हो, उसकी इलास्टिक लिमिट कुछ एक डिफाइन की जाती है और उसके ऊपर उसके ज्यादा लोड उस पर नहीं दिया जाता है। फिर बात करते हैं, मेटेलिक रोप्स आर यूज्ड इन द क्रेन्स टू लिफ्ट हेवी वेट, राइट। अब क्रेन्स वगैरह जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स में देख रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स यूज होती है, जहां पे बहुत भारी भारी सामान को यहाँ पे लटकाया जाता है, लोड दिया जाता है। तो अगर ये रबर बैंड का हुआ तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगी। तो इसीलिए इसमें मेटेलिक रोप्स यूज की जाती है। अब इसकी भी कुछ एक इलास्टिक लिमिट होती है, इसकी भी कुछ यंग्स मॉडुलस होगी, राइट। तो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हम इस पे लोड डालेंगे तो ये टूट जाएगी, ठीक है। और मेटेलिक रोप्स क्यों यूज कर जाती है समझ में आया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, स्टील रोप्स का यूज करते हैं। स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो होती है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और इसकी जो स्टील की जो यंग्स मॉडुलस होती है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है स्टील की
राइट। तो इसीलिए स्टील्स के यूज किए जाएंगे। और क्या है कि अगर आप इस रोप्स को ध्यान से देखोगे ना, तो ये रोप्स ना सीधी सीधी ऐसे बहुत सारे स्टील के छोटे छोटे वायर से बनी है, लेकिन ये ना सीधी नहीं है। ये क्या है, ये एक दूसरे से कुछ ऐसे थ्रेडेड टाइप है, ठीक है, थ्रेडेड जैसी है, राइट। जैसे चेन्स होते हैं ना, वैसे चेन जैसे बने रहते थे इस रोप्स को। और स्टील की हम जानते हैं कि स्टील की इलास्टिक लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। स्टील की यंग्स मॉड्यूलस जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए स्टील के रोप्स को यूज किया जाता है ताकि वो बीच में ही कहीं कंस्ट्रक्शन के या फिर कोई भी जगह पे जहां पे क्रेन्स यूज किया जा रहा हो वहां पे वो टूट ना जाए। ओके, अब बात करते हैं तीसरा एप्लीकेशन, दैट इज डिजाइनिंग द बीम टू सपोर्ट द लोड। डिजाइनिंग एक बीम को कैसे बनाया जाता है। देखो ब्रिजेस आपने देखे होंगे, बहुत सारे ब्रिजेस रहते हैं या फिर पिलर्स रहते हैं। तो पहले ब्रिज से स्टार्ट करते हैं कि एक ब्रिज को या फिर रूफ टॉप को बनाने के लिए भी यहां पे हम कंसीडर करते हैं मटेरियल की इलास्टिक लिमिट को या फिर मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर को। कैसे अगर देखा जाए कि इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ्स एंड ब्रिजेस, तो क्या होती है कि जो ब्रिजेस बनी जाती है, क्या है, दो बीम दो पिलर के बीच में एक ऐसा ब्रिज रहता है, राइट। अब इस पे क्या हो, ये अगर ब्रिज है तो इस पे पड़ती है लोड, राइट, दैट इज लोड। अब उस लोड के वजह से ये क्या होती है, बेंड होने लगती है और हेंस ये टूट जाती है, ठीक है। ब्रिजेस कैसे टूटती है कि यहाँ ब्रिज है, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियां लग गई, ज्यादा एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा लोड हो गया तो ये बेंड हो गई, बेंड होके ये टूट सकती है, ये होता है, आपने देखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बेंड होने को कम करूं या फिर कुछ ऐसा हम इसमें कोशिश करें कि ये जो बेंड हो रही है, जो डिप्रेशन इसमें आ रही है, वो डिप्रेशन कम हो, तो इसके वजह से वो ज्यादा स्टेबल रहे, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं अच्छे से, तो एक ब्रिज दो पिलर के बीच में जो रखा गया एक ब्रिज है, वो कैसे रहती है, कुछ इस तरह से ये रहती है, ठीक है। ओके, अब ये क्या होती है, ज्यादा लोड होने की वजह से यहां पे इसकी क्या लग रही है, वेट लग रही है, वेट लग रही है नीचे की तरफ, राइट। और ये क्या हो रही है, इसीलिए ये बेंड होने लगती है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बेंड होने लगती है। और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं क्या, डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। ये जो यहां से यहां तक ये आई, इसे कहते हैं डिप्रेशन, दैट इज डिनोटेड एज डेल्टा। अब ये डेल्टा जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब, मतलब इसकी लेंथ पे, ठीक है, इसकी ब्रेथ पे, और डिपेंड करती है डेप्थ पे, ठीक है, कितने डेप्थ पे है वो, एल क्यूब बाय 4b डी क्यूब, ठीक है, y इंटू 4b डी क्यूब, ठीक है। अब ये y क्या है, y है यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन है वो अगर देखा जाए तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, कैसे कि लेंथ होनी चाहिए, लेंथ शुड बी स्मॉल, लेंथ स्मॉल होगी तो एल क्यूब, यानी कि अगर ये जितना कम होगा डिप्रेशन उतना कम होगा, हमें क्या चाहिए, डिप्रेशन कम से कम हो, तो लेंथ स्मॉल मतलब दो पिलर्स के बीच का लेंथ स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए जब आप ब्रिजेस देखते हो तो उसके कुछ कुछ दूरी पर ही पिलर्स लगाए जाते हैं, क्यों, ताकि डिप्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो लेंथ एक स्मॉल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, देखो वेट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, भले ही हम ब्रिज के सामने हम लिख देते हैं कि इतनी भारी ट्रक्स या फिर इतने जो लॉरीज वगैरह है वो यहां से नहीं जा सकती है, राइट। ये ब्रिज में कॉशन लिखा रहता है, बट फिर भी कभी ट्रैफिक जाम लगी, कभी कोई प्रॉब्लम आई, तो ब्रिज में भी ट्रैफिक रहती है, तो वेट को हम कंसीडर नहीं कर सकते फॉर वेरिंग, ठीक है। तो दूसरी क्या चीज कर सकते हैं, दूसरी हम सबसे इफेक्टिव चीज जो है वो बी और डी को घटा सकते हैं, ठीक है, बी और डी को घटा सकते हैं। सो बी एंड डी शुड बी इंक्रीज्ड, सॉरी इंक्रीज कर सकते हैं ना, नॉट घटा सकते, इंक्रीज कर सकते, क्योंकि जितना ब्रेथ और ये डेप्थ इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा डिप्रेशन कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें से भी अगर देखा जाए तो जो डिप्रेशन है वो किसके, 1/d क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा कि अगर मैं डेप्थ को बढ़ाऊं, डेप्थ को अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो क्या हो जा रहा है, सॉरी बढ़ाते जा रहा हूं तो क्या हो जा रहा है, तो डिप्रेशन मेरी घटते जाएगी,
ठीक है, डिप्रेशन मेरी घटते हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। डिप्रेशन क्या कैसे कम करना है, एक तो लेंथ को छोटा रखो और डेप्थ को बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन जब डेप्थ को बढ़ाया जाने लगा, मतलब ये जो डेप्थ है इसे मैं अगर बढ़ाऊं, तब क्या प्रॉब्लम आई, ये जो पिलर्स इसके नीचे लगे थे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये पिलर्स पहले ऐसे थे, फिर ये डेप्थ बढ़ाने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि ये पिलर्स क्या हुए, बेंड होने लगे, राइट। इसमें भी एक डिफॉर्मेशन आने लगा, इस पिलर्स में भी डिफॉर्मेशन आने लगा, ये बेंड होने लगे, राइट। तो इससे क्या कहते हैं, ये जो बेंड हो जा रहे हैं पिलर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द डेप्थ, इसे हम कहते हैं क्या, बकलिंग। बकलिंग। तो अब क्या किया जाए, देखो यहां पे जो डिप्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, डेप्थ के। डेप्थ बढ़ाऊंगा तो डिप्रेशन घटनी चाहिए, यहां डिप्रेशन तो घट रही, लेकिन इसके जो पिलर्स है ये बेंड होने लग रहे, राइट। तो ये टूटने के चांसेस है, तो इसीलिए बकलिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह के शेप्स बना दिए जाते हैं ऊपर में, राइट, और नीचे में, सो दैट बकलिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड। देख रहे हो साइंस में, मतलब ये जो छोटी सी चीज है कि डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कितना ज्यादा हमें साइंस पे रिलाई करना पड़ रहा है ना। तो देखो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस तरह के ऊपर शेप्स बना दिए जाते हैं। तो ऐसे आपने देखे होंगे पिलर्स हर जगह पे, चाहे ब्रिजेस में देखो, चाहे कोई बहुत पुराने अगर मॉन्यूमेंट्स वगैरह जाते हो तो भी आपको इस तरह के पिलर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जस्ट डिजाइन नहीं है, इसके पीछे साइंस छुपा है। क्यों? क्योंकि हमें किससे प्रिवेंट करना है, बकलिंग से। तो इस तरह के वो आई शेप्ड बनाए जाते हैं टू प्रिवेंट द बकलिंग। ओके, अब आते हैं इसके फोर्थ एप्लीकेशन पे, मतलब फोर्थ वन पे। वैसे तो एप्लीकेशन काफी है, यहाँ पे मैं 4 दिखा रहा हूं। क्या है, प्रेफरेंस ऑफ हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट। अब ये शाफ्ट क्या है, देखो शाफ्ट ना मशीनरी मींस कुछ ऐसे चीजें होती है, इस तरह के रॉड्स लगे होते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं शाफ्ट। इसके हेल्प से इससे अटैच जो दूसरी मशीनरी रहती है वो रोटेट कर सकती है, मतलब ये एक टॉर्क जनरेट करने का काम करती है। कहां पे आप देख सकते हो, तो कहां पे आप देख सकते हो, जैसे कार्स वगैरह हो गए, राइट। तो कार्स वगैरह हो गए तो उसके जो स्टीयरिंग वाले पाइप्स है, उसके पाइप के जो एक्सेल में लगी है, राइट। स्टीयरिंग है, कार की स्टीयरिंग कुछ ऐसे रहती है, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग जाके इसके एक्सेल से कनेक्टेड रहती है जहां पे ये व्हील्स रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये शाफ्ट लगा रहता है, क्यों? क्योंकि यहां पे मैं टॉर्क प्रोड्यूस किया, मैं स्टीयरिंग को घुमाया, अब मेरी 2 व्हील्स जो है वो इसी के अकॉर्डिंग घूमेगी, तो यहां पे वो शाफ्ट वो टॉर्क क्रिएट होगा, राइट, जो इसे रोटेट करने में हेल्प करेगा। ये एक्सेल भी रोटेटिंग है तो यहाँ पे भी शाफ्ट है, राइट। साथ ही साथ अगर बाइक्स के, अब देखो अगर मोटर बाइक्स आप देख रहे हो तो उसकी जो किक्स रहती है, आजकल तो बाइक्स में किक्स भी हट जा रहे हैं, तो लेकिन जो पुराने वाले बाइक्स है जिसमें किक्स लगाए रहते थे, वो किक से भी एक शाफ्ट लगा रहता होगा जो गियर में, राइट, जो उसे इग्नाइट तो पिस्टन की वजह से हो रहा है, बट जो गियर चेंजेस हो रही है या फिर जो किक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। तो इस तरह के शाफ्ट लगे होते हैं हर एक मशीनरी पार्ट्स में, हर एक कोई भी मशीनरी पार्ट हो, कार हो, बाइक हो, कोई बड़ा मशीन हो, ठीक है। तो इसमें हम प्रेफर करते हैं कि हॉलो शाफ्ट हो तो ज्यादा अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इंस्टेड ऑफ सॉलिड शाफ्ट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हॉलो शाफ्ट ज्यादा अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो ये टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो ये डिपेंड कर रहा है टाउ इक्वल्स टू पाई ईटा r टू दी पावर 4/2l, ठीक है। ये है वो टॉर्क डिपेंडेंसी, राइट। टॉर्क इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। r को मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब ये r क्या है, रेडियस है, किस चीज की रेडियस है, राइट। अगर एक शाफ्ट है वो कुछ इस तरह से सिलेंडर जैसा ही दिखेगा, तो इसकी रेडियस है ये r, ठीक है। लेंथ है ये लेंथ, और क्या है, ईटा क्या है, ईटा आपको पता है दैट इज शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड पाई तो पाई है, ठीक है। तो ये केस हो जाती है क्या, टॉर्क डिपेंडेंसी। लेकिन अगर मैं हॉलो शाफ्ट यूज करूं तो हॉलो में क्या होता है कि अगर मैं एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसको अगर मैं हॉलो देखूं तो हॉलो मतलब क्या, अंदर खोखला रहेगा, राइट। तो कुछ इस तरह से रहेगा ये,
हम कह सकते हैं कि ये एक हॉलो सिलेंडर है। तो अब इसकी जो रेडियस है ये एक आउटर रेडियस है और एक इनर रेडियस है। तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाती है, टाउ डैश फॉर हॉलो केसेस ये क्या हो रही है, पाई ईटा r टू दी पावर जो 4 है उसको क्या r2 मतलब जो आउटर रेडियस है, राइट, r2, राइट, और इनर रेडियस क्या है r1, तो r2 टू दी पावर 4 माइनस r1 टू दी पावर 4 ये हम लिख सकते हैं बाई 12। तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो पाई ईटा 2l ये तो कांस्टेंट है, बच रहा है क्या r टू दी पावर 4 माइनस r1 टू दी पावर 4 और यहां पे सिर्फ एक रेडियस, ठीक है यहां पे सिर्फ इनर रेडियस है, यहां पे आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखा जाए ना तो क्या हो रहा है कि टाउ डैश जो है वो ज्यादा होती है टाउ से, मतलब टाउ डैश किसका है, टाउ डैश है हॉलो का और ये किसका है, सॉलिड का, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, शाफ्ट को हॉलो यूज किया जाता है, हॉलो शाफ्ट यूज किए जाते हैं। इसी वजह से अगर आप देखो रहे कि स्टीयरिंग की जो पाइप्स वगैरह होती है उसको अगर कभी आप गराज वगैरह में कभी आप देख रहे हो तो वो हमेशा क्या होती है, अंदर से खोखली रहती है, ऐसे मोटे आपको रॉड्स नहीं मिलेंगे, हमेशा वो क्या होती है, खोखली रहती है, राइट। तो जिसमें इस तरह के रेडियस का डिफरेंस हो, इनर रेडियस हो आउटर रेडियस हो, इसके वजह से टॉर्क में कम आ जा, टॉर्क में इंक्रीज हो जा रही। तो हम तो चाहते ही है ना कि हम कम फोर्स लगाए लेकिन टॉर्क ज्यादा जनरेट हो, राइट, टॉर्क ज्यादा जनरेट हो, ये हम चाहते हैं कि हम अगर थोड़ा सा हाथ से ऐसे अगर स्टीयरिंग को घुमाएं तो पूरी की पूरी कार मूव होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें टॉर्क ज्यादा चाहिए हमें, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों में इलास्टिक बिहेवियर को देखा जाता है। यहां पे क्या इलास्टिक बिहेवियर देखा गया, यहां पे देखा गया इसकी रेडियस की वजह से चेंज हो रही है, और क्या है, शियर मॉड्यूलस, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर किया है कंसेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर इलास्टिसिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वैसे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है नहीं, छोटा सा चैप्टर है और कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट तो था ही हमारे लिए, और आगे इसके हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।